हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है मॉडल सेट 3। इससे पहले जो है मॉडल सेट 1 और 2 हो चुका। अगर आपने 1 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आफ्टर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जितने भी सेट प्रोवाइड आपके लिए जो है कर रहे हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ से जो है बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिनको याद है आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है पूछता है यहाँ पर कि कविता जो है कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है, तो पुत्र वियोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, यानी कौन से जो है ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है जन्म मृत्यु जो है रामधारी सिंह दिनकर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको रिवीजन करा देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है किस राज्य में इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। अगर इनका पूछेगा कि ये किस ज़िले से हैं, तो बेगूसराय ज़िले से हैं। ये भी लिख देते हैं बेगूसराय। ठीक है, तो ये जो है बेगूसराय ज़िले से हैं और राज्य पूछेगा तो आपको बिहार। जन्म 1908 ईस्वी, मृत्यु 1974 ईस्वी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से जो है अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। पुत्र वियोग जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही था। यहाँ पर कहता है पुत्र वियोग में माँ ने किसके वजह से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारा था। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, ठंड के वजह से। देखो इस चैप्टर में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से याद होगा। तो कहता है पुत्र वियोग में जो है माँ ने जो है किसके वजह से जो है अपने गोद से जो है लाल को जो है नहीं उतारा था, तो ठंड के वजह से नहीं उतारा था। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तिरछी की रचनाकार जो है कौन है। तिरछी की जो है रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तिरछी की रचनाकार हैं उदय प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, उदय प्रकाश। तो तिरछी के रचनाकार जो है कौन है, उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कमल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सरोज, भानु, रेशमी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज होता है। तो कमल का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, सरोज होता है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दाने दाने को जो है तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दाने दाने को जो है तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है, तो भूखमरी की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दाने दाने को तरसना जो है मुहावरे का अर्थ होता है भूखमरी की स्थिति। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो भूखमरी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ओ सदा नीरा, यहाँ पर और है लिखा लेकिन यहाँ पर ओ होना चाहिए। ठीक है, तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है।
तो कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर जो कि ओ सदानीरा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बड़प्पन, बड़प्पन में जो है कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में पूछता है कौन सा प्रत्यय है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रत्यय जो होता है जो लास्ट में पढ़ते हैं, तो बड़प्पन लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं? बड़प्पन, अपन पढ़ रहे हैं। जो लास्ट में पढ़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरू में पढ़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, शुरू में पढ़ते हैं उसे उपसर्ग और एंड में जो पढ़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपन होगा। तो बड़प्पन में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो अपन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है छात्रों के रहने का जो है स्थान क्या कहलाता है? छात्रों के जो है रहने का स्थान जो है क्या कहलाता है? तो छात्रावास, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया राइट आंसर, छात्रावास कहलाता है छात्रों का रहने, यानी जो है छात्र जहाँ रहता है उस स्थान को जो है क्या कहा जाता है? तो छात्रावास कहा जाता है। ऑप्शन मेरा ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रघुवीर सहाय ने जो है किस विषय में एमए किया था? यानी किस विषय से जो है रघुवीर सहाय ने एमए पास किया था? ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? अंग्रेजी विषय से जो है रघुवीर सहाय ने एमए पास किया था। तो कहता है रघुवीर सहाय ने जो है किस विषय से जो है एमए पास किया था? तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 11 कहता है मीरा ने अपने प्रियतम जो है किसे माना है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मीरा ने अपने जो है प्रियतम, यानी जो प्रिय जो है किसे माना है? तो किसे माना है? तो शिव को, जिसे शंकर शिव शंकर भी बोलते हैं, तो उन्हीं को जो है मीरा ने जो है अपना प्रियतम माना है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो गया राइट आंसर, शिव को मीरा ने अपना प्रियतम माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ओ सदानीरा, ओ सदानीरा शीर्षक का जो है संबंध किस विद्या से है? ओ सदानीरा शीर्षक का जो है संबंध जो है किस विद्या से है? तो किस विद्या से है? तो यह एक निबंध है। ठीक है, आपको याद रखना है यह क्या है? निबंध है। तो ओ सदानीरा जो है शीर्षक का संबंध जो है किस विद्या से है? तो किस विद्या से है? तो यह एक निबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराने सभी बीबीआई क्वेश्चन है आपको सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध जो है किस विद्या से है? तो निबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की जो है रचना जो है कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा? महिला आंचल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है कौन सी है? तो महिला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गाल बजाना जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिंग हाँकना, यानी गाल बजाना जो है मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जिसने यश प्राप्त किया हो, ठीक है, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने जो है यश प्राप्त किया हो उसे जो है एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे जो है एक शब्द में यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है। तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो यशस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 कहता है जहाँ पहुँचना कठिन है उसे जो है क्या कहा जाता है, यानी क्या कहलाता है? जहाँ जो है पहुँचना कठिन है उसे जो है क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो आपको भी होगा पता, दुर्गम कहलाता है। तो जहाँ पहुँचना जो है कठिन है उसे क्या कहलाता है? तो दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17। क्वेश्चन में 17 कहता है भगत सिंह के पिता और चाचा जो है किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा जो है किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन में डी हो गया राइट आंसर, लाला लाजपत राय की जो है
सहयोगी थे। कौन कौन? तो भगत सिंह के पिता और चाचा। पिता और चाचा जो है भगत सिंह के किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कायर का जो है विलोम क्या होता है? कायर शब्द जो है इसका पूछता है विलोम जो है क्या होता है। तो आपको भी पता है, ये सिंपल सा है। तो कायर का क्या होगा? बहादुर। विलोम मतलब होता है उल्टा, तो कायर है यानी बहादुर है। तो कायर का विलोम क्या होता है? बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 19। क्वेश्चन में 19 कहता है उपवन में जो है कौन सा उपसर्ग है? यानी उपवन में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन पहले ही बता चुके हैं, उपवन यानी उप आ रहा है, यानी उप मेरा उपसर्ग है। तो जो शुरू में होता है वो उपसर्ग, जो एंड में होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग हो गया? तो उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। तो नीलांबर में जो है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नीलांबर में। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में जो है कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्यय। प्रत्यय किसे? जो एंड में आता है। तो प्रकाशित क्या आ रहा है? सित आ रहा है। एंड में जो पढ़ रहे हैं, जो पदशेषण होता है वो क्या हो रहा है? सित हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया राइट आंसर, सित। तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो सित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कमल नयन में कौन सा समास है? यहाँ पर पूछता है कमल नयन। कमल नयन में जो है कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है कमल नयन में। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कमल नयन में जो है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है कमल नयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है तुलसीदास के जो है, तुलसीदास जो हैं वो कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जो कि कैसे कवि माने जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्यवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया राइट आंसर, सामान्यवादी। तो तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं? तो सामान्यवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाथ पैर जो है कौन सा समास है? तो हाथ पैर जो है कौन सा समास है? तो आपको ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो हाथ पैर जो है वो कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। तो पहले ही बता दिए, हाथ पैर माता पिता, भाई बहन और दाल रोटी, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास है। और आपको याद करने के एक ट्रिक बताए थे, जैसे हाथ पैर, तो हाथ जैसे हो गया हाथ, उसके बाद क्या है? पैर। तो आपको पहले ही बताते जिसके अंदर बीच में ऐसा आइकॉन हो वो ज़्यादातर क्या होता है? द्वंद्व ही होता है। तो आपको इस तरह याद रखना है। और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है इस टाइप का। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, हाथ पैर जो है कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन का जो है मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? यहाँ पर पूछता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी। तिरछी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है क्या, कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये दोनों जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और यहाँ पर नहीं है तो तिरछी मेरा नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन ये दोनों तीनों ABC तीनों ऑप्शन को भी आपको याद रखना है। उसने कहा था और सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और तिरछी जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रतिनिधि में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिनिधि में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रति उपसर्ग है। तो पहले क्या पढ़ते हैं, प्रतिनिधि, यानी जो शुरू में पढ़ते हैं उसे उपसर्ग, जो एंड में पढ़ते हैं। तो प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आजन्म, आजन्म में जो है कौन सा समास है। यहाँ पर समास पूछा जा रहा है, तो आजन्म में जो है अव्ययीभाव समास है। तो आजन्म में जो है कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है आजन्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चक्रपाणी में जो है कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में जो है कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, तो बातचीत एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, निबंध। तो बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, तो बातचीत एक क्या है, निबंध है। और ये बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत। इंपॉर्टेंट है, और बातचीत क्या है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मलिक, यहाँ मालिक लिखा है, मलिक होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मार्गी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, ज्ञान मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जो कहता है बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, वाचाल, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक कटाना, काटना है यहाँ पर लेकिन नाक कटाना होना चाहिए, ठीक है। तो नाक कटाना मुहावरे का जो है क्या अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपमानित होना, ठीक है। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना। यहाँ पर मिस्टेक है तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो नाक कटाना जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अपमानित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आलसी का विलोम क्या होता है। आलसी का जो है विलोम क्या होता है, तो आलसी का विलोम क्या होगा, परिश्रमी होगा, क्योंकि आलसी है यानी उसका उल्टा क्या होगा, परिश्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। अभी जस्ट बताए, तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो हैं वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत के लेखक कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भूषण की कविता कौन सी है। भूषण की जो है कविता कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवित। कवित के लेखक कौन है, भूषण। और यहाँ पर पूछता भूषण की कविता कौन सी है, तो कवित है। अब इसे इस तरह याद रख सकते हैं, कविता से कवित, ठीक है। तो भूषण की कविता कौन सी है, कवित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्रेमचंद की रचना जो है कौन सी है। प्रेमचंद की रचना जो है कौन सी है, तो कौन सी है, तो पूस की रात, यानी ऑप्शन मेरा बी हो गया राइट आंसर, पूस की रात, जो कि प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, कथाकार, ठीक है, कथाकार। कथाकार के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो प्रेमचंद कथाकार के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी रचना जो है कौन सी है, तो पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन नंबर 38 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो आपको ये आसान सा क्वेश्चन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है कौन सी है, तो उसने कहा था जिसके लेखक कौन हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो उसने कहा था लेखक जो है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और बन रहा है, उसने कहा था ये क्या है, कहानी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 39। क्वेश्चन में 39 कहता है तपोबल का जो है संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद होता है तपह प्लस बल। तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है, तपह प्लस बल, तपोबल। ठीक है, तो तपह प्लस बल का तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है, तपह प्लस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में 40 कहता है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति की जो है रचनाकार जो है कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं कौन, जयप्रकाश नारायण। और इस जयप्रकाश नारायण को ही जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। और ये संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ये भी याद रखना है संपूर्ण क्रांति जो है ये कहाँ से लिया गया, तो यह भाषण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन 41 कहता है कौन आता है, कौन सा उपसर्ग है, यानी कौन आता में जो है इसमें पूछता है कौन सा जो है सर्वनाम है, उपसर्ग नहीं, यहाँ पर पूछा है सर्वनाम है। कौन आता है इसमें पूछता है कौन सा जो है सर्वनाम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है आराम से कौन आता है, ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आता है, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 42 कहता है चू न करना मुहावरे का क्या अर्थ है। चू न करना मुहावरे का अर्थ होता है आवाज़ नहीं करना। जैसे आप लोग मान लो किसी के साथ लड़ते हैं, अब क्या बोलते हैं, चू ना करना, यानी आवाज़ नहीं करना, एकदम साइलेंट हो जाना, ये होता है अर्थ। ठीक है, तो चू ना करना मुहावरे का अर्थ होता है आवाज़ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन में 43। क्वेश्चन में 43 कहता है आदर्श शब्द का जो है विशेषण क्या होता है। आदर्श शब्द का जो है विशेषण क्या होता है, तो क्या होता है, आदरणीय होता है। तो आदर्श शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, आदरणीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में और सी में दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सेम लिखा गया है, तो आपको याद रखना है आदर्श शब्द का विशेषण क्या होता है, आदरणीय। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 44 कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, यानी क्या नाम था या नाम क्या था। इसका आंसर आप लोग दीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। कुछ सेकंड रुक जाते हैं, आपके पास 4 सेकंड समय देते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, सुभद्रा कुमारी की जो है पिता का नाम क्या था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है ठाकुर रामनाथ सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 45। क्वेश्चन में 45 कहता है प्रतिदिन जो है कौन सा समास है, यानी प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है प्रतिदिन में। तो प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 46 कहता है चाय शब्द में जो है कौन सा लिंग है। चाय शब्द में कौन सा लिंग है, तो चाय जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चाय क्या है, चाय एक स्त्रीलिंग है। तो आपको याद रखना है चाय शब्द में कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 47 कहता है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा पूछा जा रहा है, तो दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दक्षिण शब्द में। तो दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है संज्ञा के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है संधि के कितने भेद हैं। तो आपको भी मालूम होना चाहिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है गंगा शब्द का जो है पर्यायवाची है। गंगा शब्द का जो है पर्यायवाची जो है क्या होता है? तो मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है गंगा शब्द का पर्यायवाची। बी सी डी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है यहाँ पर दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता होना। क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता होना, ना कि घनिष्ठ शत्रुता होना, चकित होना, लज्जित होना। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे। आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठ मित्रता होना। तो दांत काटी रोटी होना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता होना। और आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे भी देगा, घनिष्ठ नहीं देगा, डायरेक्ट मित्रता होना भी देता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो आपको क्वेश्चन इस तरह घुमा देगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट देगा दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मित्रता होना। और अगर आपको घनिष्ठ भी दिया तो आपको घनिष्ठ मित्रता होना। इस तरह ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है। और यहाँ पर जरूरी सूचना आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़े पीडीएफ और क्विज। आप लोग पीडीएफ इसका और चाहते हैं, क्विज भी चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जो है जुड़ जाइए। और आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। और जिसको डाउनलोड नहीं करना आता है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, जो कि चैनल का जो नाम है वही वहाँ पर आपको सर्च करना है। और मेरा ये यूज़र आईडी है टेलीग्राम का, ठीक है, एजुकेशन गैलेक्सी 1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।